हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो महाराष्ट्र सेट एग्जाम यानी कि एमएच सेट एग्जाम उसके पीवाईक्यू सीरीज में लेकर आया हूं और इसमें सबसे पहले हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। में महाराष्ट्र सेट के पीवाईक्यूज होंगे और उसके अलावा कुछ अदर स्टेट के पीवाईक्यूज भी होंगे सो दैट आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके। वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपके वीडियो को लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से इन वीडियोस की रीच बनती है। आपकी तरह और भी लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां तक ये वीडियोस पहुंच जाते हैं। तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। तो मैंने कहा आज जो क्वेश्चंस है मेनली फोकस्ड रहेंगे, जितने भी एंसेंबल के क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो हम कवर करेंगे। पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, उस पर बोला गया वॉल्स ऑफ माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल इज। तीन तरह के एंसेंबल होते हैं हमें पता है। एक हमारे पास एंसेंबल होता है माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल, एक हमारे पास एंसेंबल होता है कैनोनिकल, और एक हमारे पास होता है ग्रैंड कैनोनिकल। एक हमारे पास होता है एंसेंबल माइक्रो कैनोनिकल, एक होता है हमारे पास कैनोनिकल, और एक होता है हमारे पास ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल। तीन तरह के एंसेंबल होते हैं। जब मैं बात करता हूं माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल की, तो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल की जो वॉल्स हैं वो कैसी वॉल्स होती है? रिजिड, इम्परमिएबल और इंसुलेटेड। रिजिड, इम्परमिएबल और इंसुलेटेड वॉल। इंसुलेटेड जो वर्ड आ रहा है, इंसुलेटेड वर्ड का मतलब हो गया ना तो यहां से एनर्जी का ट्रांजिशन होगा और ना ही यहां से जो पार्टिकल्स है उसका ट्रांजिशन होगा। तो आंसर तो खैर इसका आ जाएगा कि माइक्रो कैनोनिकल की जो वॉल्स होती है कैसी होती है? रिजिड, इम्परमिएबल और इंसुलेटेड। तो जो वर्ड है इंसुलेटेड, इंसुलेशन का मतलब है कि ना तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा और ना ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स का ट्रांसफर होगा। तो ये जो सिस्टम है ये इंसुलेटेड सिस्टम की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? इंसुलेटेड। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में तीन तरह के सिस्टम होते हैं, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। तो ओपन सिस्टम कौन सा होता है? ओपन सिस्टम वो होता है जिसमें एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफर हो सके, उसको हम कहते हैं ओपन। जिसमें केवल और केवल एनर्जी का ट्रांसफर हो सके, मास का ट्रांसफर नहीं हो सके, उसको हम कहते हैं क्लोज। और जिसमें दोनों का ही ट्रांसफर नहीं हो सके उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड। तो जो माइक्रो कैनोनिकल है, माइक्रो कैनोनिकल में जो वॉल्स हैं, उसकी वॉल्स मतलब उसकी जो दीवारें हैं वो इंसुलेटेड है। तो इंसुलेट होने का मतलब हो गया कि ना तो वो एनर्जी को जाने देगी, यहां पर मास तो है नहीं, यहां पर होंगी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ना वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को जाने देगी। तो इसलिए जो माइक्रो कैनोनिकल सिस्टम है वो आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? आइसोलेटेड। फिर आता है हमारे पास दूसरे नंबर पर कैनोनिकल। कैनोनिकल की जो वॉल्स होती है वो डायथर्मिक होती है। डायथर्मिक जो वर्ड है ये कैनोनिकल के लिए आएगा, ठीक है? ये किसके लिए आएगा? कैनोनिकल। तो डायथर्मिक जो वर्ड है, डायथर्मिक, डायथर्मिक का मतलब जो एनर्जी को अलाउ कर दे। तो ये एनर्जी का ट्रांसफर अलाउ करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल को अलाउ नहीं करेगा। तो ऐसा सिस्टम जिसमें केवल एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, मास का नहीं हो रहा है, मैंने भी आपको बताया कि उसको हम क्या कहते हैं? क्लोज सिस्टम। तो इसको क्या नाम दिया जाता है? क्लोज सिस्टम। और ग्रैंड कैनोनिकल में एनर्जी भी अलाउ है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी अलाउ, यानी कि दोनों ही अलाउ है। एनर्जी भी बाहर जा सकती है, आ सकती है, नंबर ऑफ पार्टिकल भी बाहर जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो इसको हम क्या नाम देंगे? ओपन सिस्टम। तो खैर ये क्वेश्चन तो ये हो गया। अच्छा, यहां पर जो वॉल्स होंगी वो कंडक्टिंग वॉल्स होंगी। तो ग्रैंड कैनोनिकल में जो वॉल्स होंगी वो कैसी होगी? कंडक्टिंग। तो आपको ये क्वेश्चन यहां पर तो ठीक है, चलो मैंने माइक्रो कैनोनिकल का पूछा है, आपसे यही क्वेश्चन कैनोनिकल का भी पूछा जा सकता है। जब कैनोनिकल का पूछा जाएगा तो उस केस में आप आंसर क्या लगाओगे? डायथर्मिक। जब आपसे पूछा जाएगा ग्रैंड कैनोनिकल का तो उस केस में आप आंसर लगाओगे कंडक्टिंग वॉल। आपसे ये पूछा जाएगा कि माइक्रो कैनोनिकल में किस किस का ट्रांसफर अलाउ है, किसका नहीं है, तो ना तो एनर्जी का ट्रांसफर अलाउ है, ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। तो इसलिए जो माइक्रो कैनोनिकल है उसको एक और नाम दिया जाता है आइसोलेटेड। आपसे ये पूछा जाएगा कि कैनोनिकल में किसका एक्सचेंज अलाउ है, एनर्जी का एक्सचेंज अलाउ है, किसका नहीं अलाउ है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का अलाउ नहीं है, उसको और क्या नाम देते हैं? उसको और नाम देते हैं क्लोज्ड। आपसे ये पूछा जाएगा कि ग्रैंड कैनोनिकल में किस किस का एक्सचेंज अलाउ है, तो यहां पर एनर्जी और नंबर ऑफ पार्टिकल्स दोनों का एक्सचेंज अलाउ है और इसको नाम दिया जाता है ओपन सिस्टम। क्या नाम दिया जाता है? ओपन सिस्टम। तो एक ही क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं और होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से समझ भी आ गया होगा। आगे बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल आउटसाइड द रीजन। आउटसाइड द रीजन, ये पूरा लिखो, आउटसाइड द रीजन। तो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल की बात हो रही है। तो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है रो ई, वो होता है कांस्टेंट। वो होता है कांस्टेंट पर कहां पर? अप टू रेंज
ई टू ई प्लस डी, अप टू रेंज ई टू ई प्लस डी। यदि इस रेंज में सिस्टम है तो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कांस्टेंट रहेगा। यदि आप इस रेंज से बाहर जाओगे तो आउटसाइड दिस रेंज, यदि आप इस रेंज से बाहर जाओगे आउटसाइड दिस रेंज, तो इस रेंज के बाहर जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस रेंज के बाहर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल। ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू क्या होती है? तो ये जो वैल्यू लिखी हुई है फर्स्ट वाली, ए ई पावर ई अपॉन के टी, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है कैनोनिकल का। ये किसका होता है, कैनोनिकल का। तो ये किसके लिए, कैनोनिकल की। आप याद रख लेना, बहुत अच्छी बात है, नोट्स बना लेना, नोट्स में डायरेक्ट पॉइंट वाइज लिख लेना इन चीजों को। और ये जो सेकंड वाला है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ई पावर ओमेगा प्लस एन म्यू माइनस ई ओवर के टी। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसका, ग्रैंड कैनोनिकल का। ये किसका होता है, ग्रैंड कैनोनिकल। ये फॉर्मूला किसका, ग्रैंड कैनोनिकल का। और रो ई इक्वल्स टू कांस्टेंट या रो ई इक्वल्स टू जीरो, ये किसका होता है, ये होता है माइक्रो कैनोनिकल का। ये किसका होता है, माइक्रो कैनोनिकल। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है ग्रैंड कैनोनिकल। तो ग्रैंड कैनोनिकल के केस में आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, बी, यानी कि ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। कैनोनिकल एंसेंबल में कौन फिक्स रहता है? तो कैनोनिकल में फिक्स कौन कौन रहता है, कैनोनिकल में रहता है टी, वी और एन, यानी कि टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल। यहां लिखा है ई वी एन, तो ये गलत हो गया। दूसरा है माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल। तो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में फिक्स कौन कौन रहता है, ई वी एन। तो यहां लिखा है टी वी एन, यानी कि ये भी गलत हो गया, उल्टे लिखे हैं दोनों। फिर आता है ग्रैंड कैनोनिकल। तो ग्रैंड कैनोनिकल में फिक्स कौन कौन होता है, यहां फिक्स होता है टी, वी और म्यू। टी का मतलब टेम्परेचर, वी का मतलब वॉल्यूम और म्यू का मतलब केमिकल पोटेंशियल, है ना। तो ये सही है, तो सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट आंसर लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर अ सिस्टम इन कैनोनिकल एंसेंबल, कौन सा एंसेंबल है, कैनोनिकल, द हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी इज रिलेटेड टू पार्टीशन फंक्शन। तो कैनोनिकल एंसेंबल के लिए जो हेल्महोल्ट्ज एनर्जी है, जिसको लिखते हैं एफ से, वो एफ किससे रिलेट होता है, उसको रिलेट करना है पार्टीशन फंक्शन से, है ना। तो ये क्या लिखा जाएगा, माइनस के बी, ये सीधा सीधा फॉर्मूला बनता है माइनस के बी टी एल एन जेड। क्या फॉर्मूला बनता है, माइनस के बी टी और एल एन जेड, टी एल एन जेड। तो यहां से देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो इसका एक ही इकलौता ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंसेंबल इज बेस्ट सूटेड टू डिस्क्राइब द फ्लक्चुएशन इन बोथ एनर्जी एंड पार्टिकल नंबर। ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसके अंदर एनर्जी और पार्टिकल दोनों का एक्सचेंज हो रहा है। तो एनर्जी और पार्टिकल का एक्सचेंज किसमें होगा, अभी मैंने आपको बताया था, वो होगा ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल में। दोनों का ही एक्सचेंज जिसमें होगा वो कौन सा होगा, ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल। तो हमारे पास जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। सिर्फ एनर्जी का पूछते तो क्या आता, कैनोनिकल एंसेंबल, और दोनों का ही नहीं हो तो उस केस में क्या आंसर आता, माइक्रो कैनोनिकल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंट्रोपी इन माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल इज। माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में एंट्रोपी को किस तरह से लिखा जाता है, तो इसको किस तरह से लिखा जाता है, एस इक्वल्स टू के बी एल एन। ये ओमेगा जो है, ओमेगा का मतलब है नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स। तो फॉर्मूला क्या लिखा जाता है, एस इक्वल्स टू के बी। के बी का मतलब होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और लॉग ले लिया किसका, ओमेगा। ओमेगा का मतलब है नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द पार्टीशन फंक्शन इन द कैनोनिकल एंसेंबल इज। कैनोनिकल एंसेंबल में पार्टीशन फंक्शन क्या होता है। पार्टीशन फंक्शन के हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, वहां पर हमने कैनोनिकल एंसेंबल का पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला देखा था। वो फॉर्मूला क्या बना था, एल्जेब्रिक समेशन ई पावर माइनस बीटा ई आई। एल्जेब्रिक समेशन ई पावर माइनस बीटा ई आई। मैच कराओ कौन सा फॉर्मूला मैच करता है, ऑप्शन ए मैच करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन। अब ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है एल्जेब्रिक समेशन 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। फिर इसको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है जिसको बोलते हैं फुगासिटी। अब इस फुगासिटी की वैल्यू भी लिखेंगे हम, और यहां पर आ जाता है पार्टीशन फंक्शन, फुगासिटी और पार्टीशन फंक्शन।
U जो है U, इसको बोलते हैं फुगासिटी, इसको बोलते हैं फुगासिटी। और इस U की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, ई पावर बीटा म्यू एन। इस U की वैल्यू किसके बराबर होती है, ई पावर बीटा म्यू एन। तो इसके अकॉर्डिंग अगर चेक करो तो यहां पर फॉर्मूला बन गया 0 से इनफाइनाइट, U की वैल्यू डाल दो ई पावर बीटा म्यू एन, और ये Z का मतलब है पार्टीशन फंक्शन एन टी। तो ये ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला होता है, और ये किसके लिए होता है, ये फॉर्मूला होता है ये ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल के लिए। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, बी आ जाए। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ सिस्टम इन माइक्रो स्टेट विद एनर्जी ई आई इन कैनोनिकल एंसेंबल। कैनोनिकल एंसेंबल में हमने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखा था, वो फॉर्मूला बना था ई पावर माइनस बीटा ई आई अपॉन पार्टीशन फंक्शन आया था जेड। अपॉन पार्टीशन फंक्शन क्या आया था, जेड। हमें ये पूछा है कि किसके प्रोपोर्शनल है, तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि जो P है वो प्रोपोर्शनल बन रहा है किसके, ई पावर माइनस बीटा ई आई। तो यहां से कौन सा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ऑप्शन बी यहां से करेक्ट आंसर बन रहा है। कौन सा आंसर बन रहा है, ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इन द ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल। ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल में किसको फिक्स किया जाता है, तो ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल में मैंने आपको बताया टी वी और म्यू, टी वी और म्यू ये किस में फिक्स होते हैं, ग्रैंड कैनोनिकल में। अगर ई वी एन की बात होती तो ये किस में फिक्स होते हैं, माइक्रो कैनोनिकल में। अगर टी वी एन की बात होती तो ये किस में फिक्स होते हैं, कैनोनिकल। ये किस में फिक्स होते हैं, कैनोनिकल में। तो अभी जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर क्या आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा यहां पर सी ऑप्शन। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंसेंबल इज यूज्ड फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होता है, माइक्रो कैनोनिकल, जिसमें फिक्स कौन कौन होते हैं, ई वी एन। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा, माइक्रो कैनोनिकल, ई वी एन। हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा, माइक्रो कैनोनिकल, ई वी एन। यहां तक क्लियर सभी को, आंसर क्या आ जाएगा, माइक्रो कैनोनिकल, ई वी एन। फिर नेक्स्ट पूछा है हमें इन द कैनोनिकल एंसेंबल द सिस्टम इज इन कॉन्टैक्ट विद। कैनोनिकल एंसेंबल में सिस्टम किसके कॉन्टैक्ट में होता है, तो कैनोनिकल एंसेंबल में एक्सचेंज अलाउ होता है किसका, एनर्जी का। तो एनर्जी का एक्सचेंज अलाउ होता है, तो इसका मतलब वहां पर बात चल रही है किसकी, टेम्परेचर की, तो वो थर्मल कॉन्टैक्ट में होता है। तो यहां पर किसके कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, थर्मल, हीट बाथ। तो क्या आ जाएगा, हीट बाथ। भाई यही फिक्स करते हैं ना हम, टी वी एन, यही होता है टी वी एन। तो टी का मतलब हो गया थर्मल, तो थर्मल का मतलब हो गया हीट बाथ। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन। तो ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है जो एंसेंबल्स के ऊपर बनते हैं। अब थोड़े से घूमते फिरते क्वेश्चन कर लें, है ना, थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है उसमें बोला है अ सिस्टम हैज ओनली 2 एनर्जी लेवल्स। 2 एनर्जी लेवल है, एक है E1 और एक है E2। फिर बोला है आपको इन इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑक्यूपाइज लेवल E1 इज डबल ऑफ दोज ऑक्यूपाइंग लेवल E2। तो हमारे पास 2 एनर्जी लेवल है, एक है E1 और एक है E2। एक का एनर्जी लेवल हमारे पास जो है वो N1 है जो E1 वाले का है, और एक का एनर्जी लेवल है E2। गिवन कंडीशन है हमारे पास, गिवन कंडीशन जो हमें गिवन है क्वेश्चन में वो है N1 इक्वल्स टू 2N2, N1 इक्वल्स टू 2N2। अब जो ऑक्यूपेंसी का फॉर्मूला होता है, तो फॉर ऑक्यूपेंसी का फॉर्मूला हम ये लिखते हैं Ni अपॉन Nj इक्वल्स टू, ये होता है ई पावर माइनस ई आई माइनस ई जे और अपॉन के टी लिख लो या बीटा लिख लो। तो ये फॉर्मूला होता है ऑक्यूपेंसी का। अब हमारे पास यहाँ पर 2 है, एक है 1 और एक है 2। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा N1 अपॉन N2। ये फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा N1 अपॉन N2 इक्वल्स टू, ये लिखा जाएगा ई पावर 1 अपॉन के टी को बीटा लिख सकते हैं, तो मैंने बीटा कॉमन ले लिया, और ये लिख दिया जाएगा E1 माइनस E2। क्या लिख दिया जाएगा, E1 माइनस E2। इसको अगर माइनस कॉमन निकाल लूं तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ई पावर बीटा E2 माइनस E1, बीटा E2 माइनस E1। अब यहां पर देखो हमें गिवन है कि यहां से हम ये बना सकते हैं कि N1 अपॉन N2 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। N1 अपॉन N2 किसके इक्वल है, 2 के। और हमें वैल्यू किसकी बतानी है, E2 माइनस E1। तो यहां से मैं N1 अपॉन N2 की वैल्यू डाल दूंगा 2,
और ये कितना बन जाएगा ई पावर बीटा, और ये हो गया E2 माइनस E1। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लो, तो दोनों तरफ लॉग लोगे तो ये लिखा जाएगा लॉग ई के बेस पर 2, और ये बन जाएगा बीटा, और ये हो जाएगा E2 माइनस E1, और ये बनेगा ln ई बेस पर ई, तो ई आंसर क्या दे देगा 1। तो यहां से बना log ई बेस पर 2, और ये बीटा को मैंने लिख दिया 1/kt, और ये कितना बन गया E2 माइनस E1। अब हमें वैल्यू चाहिए किसकी, E2 माइनस E1 की, तो E2 माइनस E1 किसके इक्वल हो गया kt और log ई बेस पर 2। तो अब देखो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है यहां से kt ln 2, तो आंसर मैच कौन सा कर रहा है kt ln 2 विच इज ऑप्शन ए। तो हमारे पास जो सही आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। समझ गए, क्या ये समझ में आ गया? क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? हमारे पास जो इसका सही आंसर है वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन एन इनफाइनाइट स्क्वायर वेल इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी दी है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी को मैं लिख लेता हूं E0 या E1 से लिख लेता हूं, इनफाइनाइट स्क्वायर वेल में है तो ये E1 हो गया, और ये कितना दिया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है, गिवन। फिर आगे बोला है इफ 4 पार्टिकल्स ओबेइंग बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, कौन से स्टैटिस्टिक्स ओबे कर रहे हैं, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। तो बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, बीई स्टैटिस्टिक्स। बीई स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि ये ओबे नहीं करती है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को, और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करती है तो सारे के सारे पार्टिकल एक ही स्टेट में भी रह सकते हैं, है ना, बिकॉज इट डज नॉट ओबे because it does not obey the Pauli exclusion principle, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, क्योंकि ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती, इसलिए सारे जो पार्टिकल्स हैं वो एक स्टेट में रह सकते हैं। hence all particles can remain in सेम एनर्जी लेवल, तो सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो सेम एनर्जी लेवल में रह सकते हैं। तो यहाँ हम ग्राउंड स्टेट में ला देते हैं सबको, तो कितने हैं, 4 हैं, तो जो एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 4, 4 के 4 एक जगह पे ले आए और उसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 1 से, तो हमारे पास जो आंसर बन गया वो कितना बन गया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारे पास जो आंसर बन गया वो कितना बन गया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज ऑप्शन सी। कौन सा आंसर बन गया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द केमिकल पोटेंशियल इन क्लासिकल लिमिट, केमिकल पोटेंशियल इन क्लासिकल लिमिट। अब सबसे पहले केमिकल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्लासिकल आइडियल गैस के लिए, तो फॉर क्लासिकल आइडियल गैस, अगर मैं क्लासिकल आइडियल गैस की बात कर रहा हूं तो उसके लिए जो केमिकल पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला KBT ln n लैम्डा क्यूब अपॉन जी, n लैम्डा क्यूब अपॉन जी, जहां n जो होता है n वो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब क्लासिकल के लिए, किसके लिए, क्लासिकल लिमिट के लिए, फॉर क्लासिकल लिमिट के लिए क्या होगा, जो n लैम्डा क्यूब है वो लेस देन 1 हो जाएगा, और ये लेस देन 1 होगा तो जो log है वो नेगेटिव वैल्यू दे देगा, तो hence log will give negative value, log जो है वो कौन सी वैल्यू दे देगा, नेगेटिव, और log नेगेटिव वैल्यू दे देगा, इसलिए यहां पर जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो क्लासिकल लिमिट के लिए केमिकल पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्या यहां तक बात क्लियर है मेरी? हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आंसर आ जाएगा। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फॉर द फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ सिंगल पार्टिकल एनर्जी लेवल इज,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन जो है वो कैसे लिखा जाता है, एफ ई इक्वल्स टू 1/e⁻β ई माइनस म्यू और +1, ये फर्मी ड्राइव के लिए लिखा जाता है। तो यहां से क्या आएगा, एवरेज ऑक्यूपेंसी एट द लेवल, एवरेज ऑक्यूपेंसी, तो आंसर क्या आ जाएगा, एवरेज। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंस ऑफ सिंगल पार्टिकल एनर्जी लेवल वो कितनी होती है, एवरेज ऑक्यूपेंसी ऑफ दैट लेवल, एवरेज ऑक्यूपेंसी ऑफ दैट लेवल। नेक्स्ट फॉर्मूला पूछा है सीधा सीधा, फॉर अ सिस्टम ऑफ एन नॉन इंटरेक्टिंग फर्मियोन्स, फर्मियोन्स का मतलब है कौन सी स्टैटिस्टिक्स हो गई, एफडी स्टैटिस्टिक्स हो गई। तो एफडी स्टैटिस्टिक्स में माइनस वाला फॉर्मूला तो आता नहीं है, कौन सा आता है, प्लस वाला। तो ये कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो फॉर्मूला पूछा है, ये वही फॉर्मूला है भाई, एन आई इक्वल्स टू जी आई अपॉन ई पावर बीटा प्लस बीटा ई प्लस, वही वाला फॉर्मूला है जो पहले लिखते थे हम, अल्फा प्लस बीटा ई आई +1। तो यहां पर ये नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। तो आई होप यहां तक सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत ही बेसिक से हमने क्वेश्चन किए, कुछ एक क्वेश्चन थोड़े मैथमेटिकल भी थे, पर वो भी बहुत आराम से समझ में आ गए होंगे, उसको समझने में भी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात हुई तो नहीं होगी। ठीक है, तो यहां तक तो हमारा हो गया क्लियर बहुत अच्छे से, और सबको समझ में भी आ गया होगा। चलिए भाई, अब आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बोला है, कंसीडर अ सिस्टम इन अ कॉन्टैक्ट विद अ हीट एंड पार्टिकल रिजर्वॉयर, इट मे बी अनऑक्यूपाइड और ऑक्यूपाइड बाय वन पार्टिकल विद एनर्जी 0 and E। द ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन, ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला लिखते हैं काई, किससे लिखते हैं, काई, ऐसे लिखते हैं। ये ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला हो गया, यू टी इक्वल्स टू एल्जेब्रिक समेशन एन की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट, और फिर यहां हमने मल्टीप्लाई कराया यू को मैंने नाम दिया था फुगासिटी, और ये पार्टीशन फंक्शन एन टी। फुगासिटी जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, यू की वैल्यू किसके बराबर, ई पावर बीटा म्यू और एन, ई पावर बीटा म्यू एन, ये फुगासिटी हो गया। क्या कहते हैं इसको, फुगासिटी। और जेड का मतलब होता है पार्टीशन फंक्शन, जेड का मतलब क्या होता है, पार्टीशन फंक्शन। अब यहां पर दो कंडीशंस दे रखी है, अनऑक्यूपाइड और ऑक्यूपाइड। तो पहला फॉर अनऑक्यूपाइड, पहला हम किसके लिए लिखेंगे, अनऑक्यूपाइड। तो अनऑक्यूपाइड, तो पहला हम लिख रहे हैं अनऑक्यूपाइड। अनऑक्यूपाइड के लिए n की वैल्यू कितनी रहेगी, 0, n की वैल्यू 0, e की वैल्यू 0, और इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना हो जाएगा, 1। इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना हो जाएगा, 1। अनऑक्यूपाइड की मैं बात कर रहा हूं। और जब हम बात करेंगे ऑक्यूपाइड की, जब हम बात करेंगे ऑक्यूपाइड की, तो ऑक्यूपाइड के केस में दो केस बनेंगे, n इक्वल्स टू 1 हो जाएगा पहला, तो दूसरा एक हो सकता है e इक्वल्स टू 0, और एक हो सकता है e इक्वल्स टू कैपिटल E इक्वल्स टू E, कैपिटल E इक्वल्स टू E। तो इसके लिए जब फॉर्मूला लिखोगे तो क्या लिखोगे, जो पार्टीशन फंक्शन होता है, पार्टीशन फंक्शन वो होता है z इक्वल्स टू ई पावर माइनस बीटा ई आई, ये लिखा जाता है, और उसको मल्टीप्लाई कर रखा है u से। u क्या है, फुगासिटी है, u क्या है, फुगासिटी है। तो यहां से ये बनेगा u ई पावर माइनस बीटा, और ये हो जाएगा 0। तो ये क्या बनेगा, u, और यहां से ये क्या बनेगा, u ई पावर माइनस बीटा ई, ई पावर माइनस बीटा ई। तो कुल जो पार्टीशन फंक्शन बनेगा वो अनऑक्यूपाइड से तो कितना आ रहा है, 1। यहां से n बराबर 1 पर एक वैल्यू देगा u, और एक वैल्यू देगा u ई पावर माइनस बीटा ई, एक वैल्यू देगा e पावर माइनस बीटा ई। अब u की वैल्यू डाल दें तो +1 प्लस u की वैल्यू e पावर बीटा म्यू, प्लस यहां पर भी e पावर बीटा म्यू, और ये e पावर माइनस बीटा ई। इसमें से पूरे में से हमने कॉमन ले लिया e पावर बीटा म्यू, और ब्रैकेट में हमारे पास बन गया 1 प्लस e पावर माइनस बीटा ई। तो मैच कराओ कौन सा आंसर मैच कर रहा है,
यहाँ से कौन सा मैच कर रहा है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये बनना चाहिए हमारा ई पावर बीटा म्यू, ई पावर बीटा म्यू सही, ठीक है। और यहाँ से ये मल्टीप्लाई करा दो, इसको ऐसे बना दो, 1 प्लस ई पावर म्यू बीटा प्लस ई पावर बीटा, और ये हो गया म्यू माइनस ई, म्यू माइनस ई। तो म्यू माइनस ई ऑप्शन डी। तो हमारे पास जो सही आंसर आ गया कौन सा आ गया? डी आ गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा आ जाएगा? डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन करूं इसके पहले सारे ऑप्शन गलत है ये भी बता देता हूं, ये सारे ऑप्शन गलत है। सही आंसर क्या आएगा वो निकाल लेते हैं। हमें क्या निकालना है? पार्टीशन फंक्शन। तो पार्टीशन फंक्शन जेड जो है वो बराबर होता है एल्जेब्रिक समेशन ई पावर माइनस बीटा ई आई, ई पावर माइनस बीटा ई आई। ई आई की वैल्यू ये डाल देते हैं हम यहाँ से। तो जेड की वैल्यू कितनी हो गई? एल्जेब्रिक समेशन ई पावर माइनस बीटा, और ई आई ये वैल्यू हो गई एन एक्स प्लस एन वाई प्लस 1 और एच कट ओमेगा, ये वैल्यू आ गई। एन एक्स की जो वैल्यू है वो है 012 और एन वाई की वैल्यू है 012, ये वैल्यू चल रही है। तो 2 डायमेंशनल ऑसिलेटर है, एन एक्स की वैल्यू 012 और एन वाई की वैल्यू कितनी चल रही है? 012। इस तरह से वैल्यू चल रही है। यदि मैं एन एक्स की वैल्यू को 0 ले लेता हूं तो फॉर एन एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड एन वाई इज इक्वल्स टू 1, यदि मैं ये वैल्यू लेता हूं तो यहां से z की वैल्यू क्या बनेगी? z की वैल्यू बनेगी एल्जेब्रिक समेशन ई पावर माइनस बीटा, एन एक्स की वैल्यू 0 एन वाई की वैल्यू 1, तो 0 प्लस 1 और ये 1, तो ये 2 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 एच कट ओमेगा। क्या बन जाएगा? 2 एच कट ओमेगा। कुछ ऐसा बन गया? नहीं, इसको दूसरे तरीके से करते हैं अपन। इसको अपन ऐसे करते हैं, इसको अपन ऐसे बना लेते हैं, z इक्वल्स टू एल्जेब्रिक समेशन ई पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा, इसको तो मैंने अलग लिख लिया, और ई पावर माइनस बीटा एन एक्स प्लस एन वाई एच कट ओमेगा, इसको एक साथ लिख लिया। ठीक है, तो ये जो टर्म बन रहा है ई पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा, ये कांस्टेंट हो गया, इसको मैंने बाहर निकाल लिया। तो z में इसको बाहर निकाल लिया, ई पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा। तो एल्जेब्रिक समेशन में हमारे पास कौन रह गया? ई पावर माइनस बीटा, ये हो गया एन एक्स प्लस एन वाई, और ये बन गया एच कट ओमेगा। अब एन एक्स की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूं, एन एक्स की वैल्यू ले ली मैंने 1, और एन वाई की वैल्यू भी मैं ले लेता हूं 1। तो अगर मैं दोनों वैल्यू 1 लेता हूं तो हमारे पास बनेगा z इक्वल्स टू ई पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा एल्जेब्रिक समेशन ई पावर माइनस 2 बीटा एच कट ओमेगा, ऐसा बन गया। तो यहां से माइनस बीटा एच कट ओमेगा एल्जेब्रिक समेशन, और इसको मैंने लिख लिया ई पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा, और इस पूरे का मैंने लगा दिया स्क्वायर। क्या लगा दिया? पूरे का स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, इस पूरे का क्या कर दिया हमने? स्क्वायर कर दिया। अब कल की क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने इनफाइनाइट तक की सीरीज बनाई थी। तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है? 0 से इनफाइनाइट। भाई ये वैल्यू जो है कहाँ से कहाँ तक जाती है? 0 से इनफाइनाइट। तो आपके पास कोई नंबर लिखा है x और ये 0 से इनफाइनाइट है, तो इसका जो सम बनता है वो क्या बनता है? 1/1 माइनस एक्स, यदि x लेस देन क्या होता है? 1 होता है। तो इसी तरह से यदि इसको मैं x मान लेता हूं तो इसकी देखा देख इसका सम क्या बनेगा? बीटा एच कट ओमेगा। इसके देखा देख 1/1 माइनस एक्स, तो यहां पर बन जाएगा 1/1 माइनस ई पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा। अब क्योंकि इसका पूरे का स्क्वायर भी है तो यहां पर क्या लग जाएगा? स्क्वायर भी लग जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा ई पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा अपॉन 1 माइनस ई पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा और इसका स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू हो गई हमारे पास? ये वैल्यू हो गई पार्टीशन फंक्शन की। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, तो आंसर जो हमारा है वो ये आएगा, एग्जैक्ट आंसर हमारे पास ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्मी वेव वेक्टर के एफ फॉर अ 2 डायमेंशनल सिस्टम ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्क्वायर बॉक्स ऑफ एरिया ए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्मी वेव वेक्टर निकालना है, तो सबसे पहले एरिया ऑफ सर्किल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस के एफ।
ऑफ रेडियस के एफ। तो एरिया ऑफ सर्किल कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहां हो जाएगा पाई के एफ स्क्वायर। फिर हम एरिया पर स्टेट निकाल लेते हैं, एरिया पर स्टेट। एरिया पर स्टेट कैसे निकालेंगे, उसके लिए 2 पाई स्क्वायर को ए से डिवाइड करेंगे, जहां ए जो होता है वो रियल स्पेस एरिया होता है। ए क्या होता है, ए होता है रियल स्पेस एरिया, ए होता है रियल स्पेस एरिया। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एन जो है वो किसके बराबर होगा, एरिया को आप डिवाइड कर दो एरिया पर स्टेट से, तो एरिया कितना है पाई के एफ स्क्वायर, इसको आप डिवाइड कर दो एरिया पर स्टेट, तो 2 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय ए, तो ए ऊपर चला गया घूमकर। तो यहां से हमारे पास बनेगा n इक्वल्स टू, ये बन जाएगा कितना, n की वैल्यू ए के एफ स्क्वायर अपॉन, यहां से ये कितना बन जाएगा, ये 2 पाई आएगा खाली, एक मिनट रुकना, यहां ये 2 पाई आएगा ना, हाँ ये बनेगा 4 पाई स्क्वायर और ये ए रहेगा। अच्छा यहां पर जो डिग्री ऑफ डी जनरेसी है उससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, डी जनरेसी जी को हम कहेंगे डी जनरेसी, स्पिन डी जनरेसी, इसको हम कहेंगे स्पिन डी जनरेसी, और स्पिन डी जनरेसी होगी यहाँ पर 2, तो इससे 2 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये पाई है यहाँ पर, ये पाई, तो ये पाई से पाई कटेगा, तो n की वैल्यू कितनी बन जाएगी, n की वैल्यू बन जाएगी ए के एफ स्क्वायर अपॉन 2 पाई, ए के एफ स्क्वायर अपॉन 2 पाई, तो के एफ स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 पाई एन अपॉन ए, 2 पाई एन अपॉन ए, तो यहां से के एफ कितना आ जाएगा अंडर रूट 2 पाई एन अपॉन ए, के एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट 2 पाई एन अपॉन ए, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, बी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कंसीडर अ रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू 4V1, V1 से 4V1 तक इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं, वाइल कीपिंग कॉन्टैक्ट विद हीट रिजर्वायर एट टेम्परेचर T, हीट ड्रॉन निकालना है। तो हीट ड्रॉन किसके बराबर होगी, वर्क डन, और रिवर्सिबल के लिए जो वर्क डन है उसको हम लिखते हैं पीडीवी से, पीडीवी। और सिस्टम का एक्सपेंशन कहां से कहां तक हो रहा है, V1 से लेकर और V2 की वैल्यू कितनी हो गई 4V1। अब आपको ये बहुत अच्छे से पता है PV इक्वल्स टू आप लिख सकते हो NKT, के मतलब होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, तो इसको हम लिख सकते हैं NKBT, यानी कि P जो है P उसको हम कैसे लिख सकते हैं NKBT अपॉन P, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से P की वैल्यू डाल दो इसमें, तो W इक्वल्स टू P की वैल्यू डाल दो, ये V1 हो गया, ये हो गया 4V1, P की वैल्यू NKBT अपॉन ये कितना हो जाएगा अपॉन V, तो यहां से ये V हो गया और इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये बन जाएगा NKBT और ये हो जाएगा log और ये 4V1 अपॉन V1, तो V1 से V1 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बना NKBT और log 4 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 2, तो ये 2 घूम के आगे आ जाएगा, तो यहां से क्या बनेगा 2 NKBT और ये हो जाएगा log 2, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा 2 NKBT ln 2, जो कि ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं सारे के सारे बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।